Innovation inspires. संविधान संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित नज़ीरों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। वह किसी संस्था को प्रचालित करने के लिए बनाया हुआ संहिता दस्तावेज है। ये प्राय लिखित रूप में होता है। ये वे विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है, उसकी चरित्र संगठन को निर्धारित करती है तथा उसके प्रयोग विधि को बताती है। ये राष्ट्र की परम विधि है तथा विशेष वैधानिक स्थिति का उपभोग करती है। सभी प्रचलित कानूनों को अनिवार्य रूप से संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। यदि वे इसका उल्लंघन करेंगे तो वे असंवैधानिक घोषित कर दिए जाते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें उसके अंग्रेजी भाषी संस्करण में 1,46,385 शब्दों के साथ 25 भागों 22+4 में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 104 1953 से 2019 तक संशोधन है, जबकि मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित है, जिसमें 97 अनुच्छेदों के साथ 10 अध्याय और कुल 3,814 शब्द है। परिचय। संविधान शब्द का प्रयोग साधारणतया संकुचित एवं विस्तृत दो रूपों में होता है। विस्तृत रूप में इसका प्रयोग किसी राज्य के शासन प्रबंध संबंधी सब नियमों के लिए होता है। इन नियमों में से कुछ नियम न्यायालयों द्वारा मान्य तथा लागू किए जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्णतया वैधानिक नहीं होते। इन विधि से पूरे अर्धवैधानिक नियमों को उत्पत्ति रुचि, परंपरागत प्रथाओं, प्रचलित व्यवहार एवं विधि व्याख्या से होती है। अपने अशुद्ध रूप के कारण ये नियम न्यायालयों में मान्यता नहीं पाते, किंतु फिर भी शासन प्रबंध की व्यावहारिकता में इनका प्रभाव शुद्ध नियमों का मिश्रण ही संविधान होता है। इंग्लैंड का विधान इस कथन का साक्षी है। अन्य देशों में संविधान का अर्थ तनिक अधिक संकुचित रूप में होता है तथा केवल जनवरी विशेष नियमों के संबंध में होता है, जो शासन प्रबंध हेतु आधिकारिक लेख पत्रों में आबद्ध कर लिए जाते हैं। फलक एक प्रकार से किसी देश का विहित या अधिक लेख पत्र होता है जिसमें उस देश के शासन प्रबंध में अनुशासन के मूल नियम संकलित हों। इस अर्थ के साक्षी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा भारत के संविधान है। संविधान शब्द का आशय कोई भी माना जाए, किंतु मूल वस्तु यह है कि किसी देश के संविधान का पूर्ण अध्ययन केवल कुछ लिखित नियमों के अवलोकन के संभव नहीं। कारण यह तो शासन प्रबंध संबंधी अनुशासन का एक अंश मात्र होते हैं। संपूर्ण संवैधानिक परिचय शासन प्रबंधीय सबंगों के अध्ययन से ही संभावित हो सकता है। उदाहरण, बहुधा संविधान संविदा में केवल शासन के मुख्य अंगों कार्यपालिका, विधायिनी सभा, न्यायपालिका का ही उल्लेख होता है, किंतु इन संस्थाओं की रचना, पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति इत्यादि की व्याख्या साधारण विधि द्वारा ही निश्चित होती है। इसी प्रकार कई देशों में निर्वाचन नियम, निर्वाचन क्षेत्र एवं प्रति क्षेत्र के सदस्यों की संख्या, शासकीय विभागों की रचना तथा न्यायपालिका का संगठन, इन सब महत्वपूर्ण कार्यों की संविधान में कहीं व्याख्या नहीं होती। यदि होती भी है तो बहुत साधारण रूप में। मुख्यतः इनका वर्णन तथा नियंत्रण साधारण विधि द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण विधि रचना विधानमंडल के क्षेत्र में ही सीमित नहीं होती। न्यायपालिका द्वारा मूल विधि की व्याख्या द्वारा जो नियम प्रस्फुटित होते हैं, उससे संविधान में नित्य संशोधनात्मक नवीनता आती रहती है। फिर राज्य प्रबंध संबंधी रुद्धि एवं व्यवहार भी कम प्रभावात्मक और महत्वपूर्ण नहीं होते। अतएव इन सब अंशों का अध्ययन ही सर्वांग वैधानिक परिचय पूर्ण कर सकता है। किंतु संवैधानिक शास्त्र शब्द की परिधि में केवल शुद्ध वैधानिक नियम ही आते हैं, अन्य सब संवैधानिक व्यवहार माने जाते हैं। प्रकार लिखित संविधान अधिकतर एक लेख, भारतीय संविधान या कुछ संकलित लेख, स्वीडिश संविधान होते हैं। किंतु जिस रूप में संविधान क्रियान्वित होता है उसकी व्याख्या न कहीं पूर्णतया लिखित होती है
न पूर्णतया अलिखित। इंग्लैंड का संविधान अलिखित माना जाता है, किंतु वहां भी 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1911 एवं 1949 के पार्लियामेंट एक्ट जिनके द्वारा राज्यसभा के अधिकार सीमित हुए 1679, 1816 एवं 1862 के हेबियस कॉर्पस एक्ट तथा 1974 में काउंट प्रोसीडिंग एक्ट निर्मित हुए। इन लिखित नियमों का महत्व इंग्लैंड के संविधान में अलिखित व्यवहार से तनिक भी कम नहीं है। इसके विपरीत भारत के विस्तृत रूप से लिखित संविधान में भी, जिसका विस्तार 395 धाराओं तथा 12 अनुसूचियां एवं 22 भागों में है, कुछ अलिखित नियम पूरक रूप में मिलते हैं, जैसे विधानसभाओं एवं सदस्यों के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल का मंत्रिपरिषद से संबंध, संवैधानिक संकटावस्था एवं राज्यपाल की स्थिति। इन समस्त विषयों के संबंध में संविधान के अतिरिक्त अलिखित नियम ही लागू होते हैं। संविधान संबंधी अन्य भेद नमनशील एवं परिदृढ़, बहुधा इन्हें क्रमश अलिखित एवं लिखित के पर्यायवाची रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। लॉर्ड ब्राइस ने लिखित के स्थान पर परिदृढ़ एवं अलिखित के स्थान पर नमनशील का प्रयोग किया है, किंतु इस प्रकार का मिश्रित प्रयोग उचित नहीं। वस्तुतः संविधान लिखित किंतु नमनशील हो सकता है और अलिखित किंतु परिदृढ़ हो सकता है। सिद्धांततः इंग्लैंड की संसद निमित्त मात्र में इंग्लैंड के संविधान में मनोनीत परिवर्तन कर सकती है तथा वहां का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को आमंत्रित न कर मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति की इतिश्री कर सकता है, किंतु ऐसे आकस्मिक परिवर्तन कभी व्यवहार में क्रियात्मक नहीं होते। यदि इंग्लैंड के इतिहास को और दृष्टिपात किया जाए तो प्रतीत होगा कि परिवर्तन सदा क्रमिक विकास के रूप में हुए हैं, आकस्मिकता की वहां कोई संभावना नहीं। भारतीय संविधान की रचना के समय निर्माताओं के सम्मुख कई मूल प्रश्न थे, जैसे नागरिकों के मूल स्वाधिकारों की सुरक्षा, केंद्र एवं राज्यों के कार्यक्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या, जिससे दोनों अपनी निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही विधि व्यवहार सीमित रखे, संविधान का रूप परिदृढ़ रखना तथा राज्यों में पारस्परिक व्यवसाय स्वातंत्र्य की रक्षा इत्यादि। देश में कार्यपालिका एवं विधायिका का औचित्य इसी पर निर्भर करता है कि वे यह संवैधानिक देश बंधनों के अनुकूल है अथवा नहीं। यदि कोई कार्य इन मूल उद्देश्यों के प्रतिकूल होता है तो वह शक्ति बाह्य कहा जाता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में विधि प्रयुक्ति एवं व्याख्या होती है। अधिकांशतः वहां ये भी सुनिश्चित होता है कि अमुक विधि नियम शक्ति